हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक की तैयारी शुरू करवा दिया गया है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2012 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। तो इसी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सॉल्व करके बताएंगे। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो क्वेश्चन बैंक का 40% क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने से हमें ये भी पता चलता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पदार्थ का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर होगा। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगर फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि लोहा की परमाणु संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा यानी आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए 7 से लेके 14 के बीच में कौन है, 8 है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या 18 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। इसे आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बॉन्ड OH को क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि C2H6 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इसका सबसे पहले संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और यहाँ पे देखिए इसका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इसमें यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का जो वैलेंसी होता है, यानी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। और यहाँ भी 1 2 3 4। और इसमें यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। अब इसमें बताना है कि कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 7, कितने यहाँ पे सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये वायुमंडल के बाहरी यानी ऊपरी सतहों में पाया जाता है। और जो ओजोन होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो जो उत्सर्जन से संबंधित है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दो कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं।
तो उसे सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी से हमारी अधिक समानता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।